जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, दोस्तों बायोलॉजी के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों जिस विज्ञान में जीव जंतु जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे जीव जंतु वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे, जिस विज्ञान में जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु या वनस्पति जो भी जीवन के बारे में अध्ययन करना है दोस्तों, बायोलॉजी कराता है। दोस्तों ये जो बायोलॉजी है दोस्तों, ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस और दूसरा लोगोस। दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों जीवन, जिसे हम लाइफ बोलते हैं दोस्तों, एक ग्रीक शब्द है दोस्तों। और इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। दोस्तों जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। बायोस में होता है लाइफ, जिसे हम जीवन बोलते हैं दोस्तों, और लोगोस में होता है स्टडी, जिसे हम अध्ययन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बायोलॉजी का दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक शब्द है दोस्तों। तो जीवन के बारे में अध्ययन करना है बायोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले चूंकि बायोलॉजी है तो फादर ऑफ बायोलॉजी आएगा क्वेश्चन आपके सामने में, याद रखिएगा। दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को बोलते दोस्तों। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को बोलते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा, अरस्तु बोलते हैं दोस्तों। तो अब से कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आप आराम से बताइएगा दोस्तों, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों अरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों इस जीव विज्ञान का भी दो शाखा है दोस्तों। आइए अब देखते हैं कौन कौन दो शाखा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस जीव विज्ञान के भी, बायोलॉजी के भी दो शाखा है दोस्तों। फर्स्ट में है जूलॉजी साइंस दोस्तों, दूसरा है बॉटनी दोस्तों। जूलॉजी साइंस और बॉटनी दोस्तों। दोस्तों इसमें हम लोग इसे दोस्तों बायोलॉजी की भाषा में जंतु विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। और इसे दोस्तों पादप विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी की भी दो शाखा है दोस्तों। पहला जूलॉजी साइंस, जिसे हम जंतु विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा बॉटनी, जिसे हम पादप विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। अब याद रखिए, जैसे भी आप देखें, इसका जो जनक था वो था अरस्तु। तो दोस्तों उसी प्रकार जूलॉजी साइंस का जो फादर है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जो फादर है दोस्तों, वो है अरस्तु। याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी तब बोलिएगा अरस्तु। लेकिन दोस्तों यहां चेंज हो जा रहा है, जब बॉटनी की बात आएगी, फादर विज्ञान की बात आएगी, तो आप याद रखिएगा फादर ऑफ बॉटनी तो बोलिएगा थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। इसकी दो शाखा है दोस्तों।
एक है जूलॉजी साइंस, जंतु विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस। दोस्तों बोलते हैं दोस्तों, यह एनिमल के जीवन के बारे में अध्ययन बोलते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान में हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं दोस्तों। आदमी भी दोस्तों एक तरह का जानवर भी है, जानवर ही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, आज मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का जो अध्ययन करेंगे मनुष्य लेके जीव जंतु के बारे में दोस्तों, वो जूलॉजी आएगा, जिसे एनिमल स्टडी बोलेंगे दोस्तों, एनिमल लाइफ। दूसरा दोस्तों हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे, पादप विज्ञान, इसमें दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं दोस्तों। आइए अब इससे आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे सेल के बारे में, जिसे हम कोशिका बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं दोस्तों। सेल आप लोग 7-8 क्लास में पढ़ चुके होंगे दोस्तों सेल के बारे में। तो दोस्तों क्योंकि जो जितना भी जीव जंतु है दोस्तों धरती पे, और सेल के बिना नहीं रह सकता जीवित दोस्तों। कोशिका के द्वारा दोस्तों किसी भी जीवित शरीर का संरचना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए कोशिका को दोस्तों सेल को, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है दोस्तों। अब इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि सेल के बिना किसी भी जीवित वस्तु का कल्पना करना मुश्किल है दोस्तों। हर एक वस्तु का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो छोटी छोटी सेल से हुआ है दोस्तों। और क्रियात्मक इसलिए दोस्तों क्योंकि ये छोटी छोटी सेल किसी और ऐसे सेल से मिलकर दोस्तों उत्तक बनता है। जैसे मान लो एक सेल है, कई सेलों को मिला के दोस्तों उत्तक का निर्माण होता है। फिर उत्तक, कई सारे उत्तक मिलकर कोई अंग का निर्माण होता है दोस्तों। और ये अंग कैसे, ये हाथ है, ये काम करता है दोस्तों। इसीलिए सेल को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है दोस्तों। हर पार्ट में सेल होता है दोस्तों, कोशिका होता है दोस्तों। एक मनुष्य के शरीर में दोस्तों लाखों कोशिकाएं होता है दोस्तों। सारे कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का, जैसे कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कोई पौधे है, कोई मनुष्य, उसका निर्माण करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं, सेल को समझने की और अच्छा कोशिश करते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना जीवन का कल्पना करना असंभव है दोस्तों। जैसे आप कभी देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में जब कभी कोई काम करते होंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कभी आप देखते होंगे कोई ईंटा आपके ऊपर लग गया, कहीं कट गया उंगली या हाथ कहीं कट गया, कुछ भी, तो आप देखते होंगे जैसे कि कहीं से ब्लेड से कट गया दोस्तों। तो देखते होंगे वहाँ का जो कोशिका होता है दोस्तों, क्योंकि कोशिका पूरे बॉडी में है, हर जगह कोशिका है दोस्तों। वहाँ जहाँ चोट लगता है, जहाँ कटता है, वहाँ का कोशिका मर जाता है, डैमेज हो जाता है दोस्तों। तो होता क्या है, क्योंकि हम लोग जब दवा खाते हैं दोस्तों, देखिएगा कुछ दिन वो भर जाता है। इसका होता क्या है दोस्तों कि इस, जैसे मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए दोस्तों ये हाथ है, मान लीजिए दोस्त हाथ है, किसी का यहाँ कट गया, मान लो ये कट गया यहाँ पे, तो होता क्या है, जब हम दवा खाते हैं या दवा नहीं भी खाते, छोटा मोटा कटे फटे दवा खाते भी नहीं है दोस्तों, जब भयंकर चोट लगता है तब खाते हैं, ऐसे दवा खाते भी नहीं है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ कट लग गया, तो आप देखते होंगे 1, 2, 3, 4 दिन में होता क्या है, जो यहाँ का कोशिका डैमेज होता है दोस्तों,
वो इसके आजू बाजू जितने कोशिका है दोस्तों, वो विसर्जन करके दोस्तों इस घाव को भर देता है दोस्तों। यहाँ फिर नई कोशिका आ जाता है दोस्तों, तो फिर ये भर जाता है। आप देखते हो कई कतरन से फिर वो 4-5 दिन में वो भर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बिना कोशिका का जीवन का कल्पना करना मुश्किल है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो सेल है दोस्तों, एक कोशिका, इसकी सबसे पहले खोज या सबसे पहले इस कोशिका को किसने देखा था, किसने इसका नामकरण किया था, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इस कोशिका को सबसे पहले इस सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था दोस्तों, देखा था दोस्तों ये कहीं जा रहा था जंगल में दोस्तों, और इनके पास माइक्रोस्कोप था जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं दोस्तों। तो इन्होंने एक पेड़ के छाल में देखा कि कुछ पदार्थ है। इसको जब वो माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ लसलसे पदार्थ दोस्तों इसको इस टाइप का दिखा। तो दोस्तों इन्होंने इसका नाम, चूंकि ये कमरा के आकार का है दोस्तों, सेलमिस कमरा होता है दोस्तों ग्रीक भाषा में दोस्तों, इन्होंने इसे, क्योंकि इसकी जो शेप था दोस्तों इस शेप में है, पादप कोशिका का जो कोशिका होता है दोस्तों, पेड़ पौधे की जो कोशिका होता है वो इस शेप में होता है दोस्तों। तो इन्होंने देखा इस सेल के शेप में था, इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया दोस्तों। तो आपसे कोई पूछेगा कि सेल की यानी कोशिका की खोज या सो कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, तो आप क्या बोलिएगा, रॉबर्ट हुक दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक पेड़ के छिलके में देखा था, पेड़ के छाल में देखा था दोस्तों, और इसका नाम इन्होंने सेल रखा दोस्तों। क्योंकि ये जो देखा था जिस पेड़ के छाल में वो मृत अवस्था में था दोस्तों, कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की दोस्तों। अब आपसे कोई पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, याद रखिएगा ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया दोस्तों। ल्यूवेन हॉक जीवित कोशिका का खोज किया दोस्तों, याद रखिएगा। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जो मृत कोशिका था दोस्तों, लेकिन ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया दोस्तों। इसका भी एक कहानी छोटा सा है दोस्तों, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा है दोस्तों। क्या हुआ, ल्यूवेन हॉक साहब ये कहीं जंगल में जा रहा दोस्तों, इसके पास एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप था दोस्तों। जब ये कहीं जा रहा था तो इन्हें प्यास लगा दोस्तों। जब इसे प्यास लगा ल्यूवेन हॉक साहब को, तो इन्होंने पास के एक तालाब में गया। तो जब तालाब में गया तो इन्होंने वहां अपने सूक्ष्मदर्शी से पानी को देखा, तो उसके पानी में बहुत सारे जीव दिखाई दे रहे थे दोस्तों, जो इस शेप में था। तो दोस्तों इन्होंने यहां से कोशिका की खोज की दोस्तों। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप बोलिएगा ल्यूवेन हॉक साहब। क्या बोलिएगा, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों, कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया दोस्तों, कोशिका सिद्धांत जो दिया दोस्तों उसका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान ने। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये लाइनर क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका सिद्धांत किसने दोस्तों दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कौन दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया दोस्तों। आइए अब इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। समझते हैं कोशिका के बारे में और दोस्तों, जो लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये सेल कोशिका। दोस्तों दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, याद रखिएगा इसे,
सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे जो बड़ी कोशिका है दोस्तों वो है ऑस्ट्रिच के अंडे का दोस्तों, अंडा लेकिन किसका, शुतुरमुर्ग का दोस्तों, अंडा। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रिच के लगभग 2 केजी के आसपास का होता है दोस्तों। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडा है उसमें सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों पाया जाता है। आप उसे अंडे को तो देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा शेप में होता है, लेकिन दोस्तों आप कोशिका को नहीं देख पाओगे अपने नंगे आंखों से। तो दोस्तों इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, इसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं दोस्तों। तो अब याद रखिएगा कि माइक्रोप्लाज्मा जो है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, और सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडों का होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य में या मानव में जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों, छोटी कोशिका है दोस्तों, वो किसकी है दोस्तों, स्पर्म में दोस्तों, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जेंस में होता है दोस्तों, ये पुरुष में होता है दोस्तों। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, स्पर्म में होता है दोस्तों, इसे हम शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। और ये सिर्फ मेल में होता है दोस्तों, मनुष्य में होता है मेल में दोस्तों। याद रखिएगा जो बड़ी है दोस्तों, बड़ी कोशिका वो है दोस्तों ओवम में, जिसे दोस्तों हम लोग अंडाणु बोलते हैं दोस्तों। ये पाया जाता है फीमेल में दोस्तों, ये महिला में, और ये पुरुष में दोस्तों। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है जो पुरुष में पाया जाता है मेल में, और जो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों होता है ओवम की कोशिका, अंडाणु की, इसे फीमेल में पाया जाता है दोस्तों। इसे याद रखिएगा फीमेल में। दोस्तों जो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों, जो लंबी कोशिका दोस्तों होता है दोस्तों न्यूरॉन का, न्यूरॉन का दोस्तों, इसे हम तंत्रिका ही बोलते हैं दोस्तों। तो तंत्रिका एक कोशिका सबसे लंबी कोशिका दोस्तों होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों चूंकि कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, तो दोस्तों कोशिका, अब याद रखिएगा दोस्तों मनुष्य के शरीर में वो कौन सा पार्ट्स है, कौन सा ऑर्गन है दोस्तों जो जिसमें कोशिका का विभाजन दर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में पुनर्निर्माण बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों मनुष्य के कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा पार्ट है मनुष्य के शरीर में जहां कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो अब याद रखिए दोस्तों वो है दोस्तों लीवर, जिसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं दोस्तों। यकृत में कोशिका का विभाजन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अगर आपका लीवर कहीं किसी कारण से इंफेक्शन हो जाता है, खराब होने लगता है, तो बहुत जल्दी रिकवर करता है दोस्तों। अगर आपको कहीं लीवर में कट गया, कुट गया, तो बहुत जल्दी ये रिकवर कर जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि मनुष्य में कोशिका का जो पुनर्निर्माण होता है जो सबसे ज्यादा किस ऑर्गन, किस पार्ट में होता है दोस्तों में, तो याद रखिएगा लीवर में, यकृत में दोस्तों। दोस्तों इसका एक और है, सबसे कम पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण होता ही नहीं है समझो, सबसे कम पुनर्निर्माण जो होता है दोस्तों कोशिका का वो होता है दोस्तों ब्रेन में। दोस्तों ब्रेन में यानी मस्तिष्क में। दोस्तों एक तरह समझिए कि मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों मस्तिष्क में
कोशिका का कोई विभाजन होता ही नहीं सिर्फ, इसे आप याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि मनुष्य में सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन या कोशिका का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो बोलिएगा यकृत लीवर में। और बोलता है वो कहाँ नहीं होता है, तो आप आराम से बोल सकते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में, ब्रेन में, दिमाग में कोशिका का निर्माण नहीं होता है दोस्तों इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। आप देखते होंगे दैनिक जीवन में दोस्तों, जब किसी के माथा पे चोट लगता है तो अगर इसके चमड़ी के ऊपर आपको लग गया दोस्तों, कट गया, चोट लग गया, तो वहां का कोशिका का पुनर्निर्माण हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब वो हड्डी के अंदर अगर मस्तिष्क में, ब्रेन में लगता है दोस्तों, तो उस समय देखिएगा व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है दोस्तों, व्यक्ति उस समय बेहोश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो कोशिका है दोस्तों वो जो है पुनर्निर्माण नहीं करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों देखते होंगे कभी कभी ब्रेन में चोट लगने के बाद मनुष्य कोमा में चला जाता है दोस्तों, बेहोश हो जाता है, उसे कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है, किस अवस्था में रहता है, कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों जब आप बाइक चलाते हो या कोई कार वगैरह चलाते हो, 4 चक्का चलाते हो, तो आपको गाइडलाइन दिया गया सरकार का कि आप हेलमेट का यूज करें। या अगर आप कार चलाते हो तो कार में दोस्तों सीट बेल्ट बोलते हैं लगाने के लिए। क्यों? अगर आप सीट बेल्ट लगाए रखेंगे, अचानक कोई ब्रेक मारेगा, कोई घटना होने से पहले या घटना होने के बाद घटना हो जाता है, धक्का लगता है, दुर्घटना होता है, तो आपका जो ये हेड है आगे उसमें न टकराए, इस वजह से सीट बेल्ट लगाया जाता है दोस्तों। और हेलमेट इसलिए कि आपकी ब्रेन की सुरक्षा रहे। हाथ पैर टूट जाएगा दोस्तों, दोबारा बन जाएगा, कट भी जाएगा, चल जाएगा, और इस तरह का डैमेज होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर ब्रेन में आपकी चोट लग गया दोस्तों, वहां आपका कोई ना कोई शरीर का अंग खराब होने का बहुत चांसेस रहता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हेलमेट या फिर कार में सीट बेल्ट बांधने के जो प्रावधान है दोस्तों वो दिया गया है दोस्तों। चूंकि मनुष्य को जीने का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दोस्तों मनुष्य को जीने का अधिकार है, लेकिन दोस्तों मनुष्य को मरने का अधिकार कोई नहीं देता है दोस्तों। कहीं संविधान में भी नहीं है कि आप अपने मर सकते हैं इस तरह से कोई। दोस्तों जीने का अधिकार दोस्तों है, इसीलिए हेलमेट वगैरह पहनने के लिए आपको पुलिस फोर्स करता है, कहीं नहीं रहेगा तो आपको चालान काटेगा दोस्तों। अब इसके आगे हम देखेंगे, आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो जंतु का जो एनिमल का कोशिका दोस्तों होता है वो इस शेप में होता है दोस्तों, मतलब थोड़ा थोड़ा गोलाकार होता है दोस्तों, इस शेप में होता है। लेकिन दोस्तों जो पादप की कोशिका होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधे की कोशिका होता है दोस्तों, इस शेप में होता है दोस्तों। ये दोस्तों जंतु का हो गया दोस्तों, जंतु कोशिका। ये हो गया पादप कोशिका दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगली क्लास में दोस्तों हम बताएंगे कि कोशिका, क्योंकि अपनी नंगी आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, अगली क्लास में, कि कोशिका के अंदर कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसका क्या काम है, इसकी खोज अल्बर्ट ने किया था दोस्तों। कहाँ लाइसोसोम पाया जाता है दोस्तों,